कभी घुटने का दर्द, कभी कमर का दर्द, तो कभी गर्दन का दर्द। जो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेन होती है बैक में, ये लोअर स्पाइन ही होती है। क्यों इतना लो बैक पेन की शिकायत महिलाओं में ज़्यादा रहती है? ये कुछ रीजंस हैं, वाई फीमेल्स में ज़्यादा होता है, वाई मेल्स में कम होता है। अगर ये काम आप करते हैं तो आपको 90% चांस है बैक पेन नहीं होगा। कमर अटक गई, यही कहते हुए मरीज आता है, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, उसका सिंपल सा इलाज है। क्या कोई भी मरीज पेन किलर खा सकता है? दी ओनली पेशेंट जिसको ध्यान रखना है, जिसका नोन केस ऑफ किडनी प्रॉब्लम है, एमआरआई की रिपोर्ट, मरीज आता है कहता है कि मेरी L5S1 में डस्क है, आपको एमआरआई का रिपोर्ट का इलाज कराना है आपने। किसी शायर ने कहा है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं एक वस्ल की राहत के सिवा। ये शेर अक्सर लोगों को तब याद आता है जब 30-40 पार हो जाता है, ये दर्द और वो दर्द सताने लगता है, कभी घुटने का दर्द, कभी कमर का दर्द, तो कभी गर्दन का दर्द। तो इस वक्त आप हमारे सामने ये जो एक औजारों का बाजार देख रहे हैं, एक टूल बॉक्स देख रहे हैं, इसके ज़रिए आज हम आपको बताएंगे कि आपको जब कोई दर्द कहीं होता है तो उसका मतलब क्या होता है, और सबसे बड़ी बात, उसे ठीक कैसे किया जा सकता है। ये हम आपको नहीं बताएंगे, हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं हमारे साथ, जो कि डायरेक्टर हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स इंस्टीट्यूट में ऑर्थोपेडिक्स के और जॉइंट रिप्लेसमेंट के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये आमतौर पर ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जब लोग जाते हैं तो पहले ही डरे हुए होते हैं, और ये सब देख के थोड़ा सा डर हमें भी लग रहा है। तो हम सबसे पहले कमर के दर्द से शुरू करते हैं, और मुझे लगता है ये जो चीज़ मेरे हाथ में है अजीब सी, ये कहीं ना कहीं कमर के दर्द से रिलेटेड है। ये हमारा स्पाइन है, ये स्पाइन का मॉडल है, इसमें बिल्कुल ऐसी दिखती है। ये हमने लोअर हाफ लिया हुआ है, अपर हाफ इसके ऊपर होता है, यानी कि आपका थोरेक्स के लेकर के लंबर एंड सैक्रल स्पाइन का पार्ट है। जो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेन होती है बैक में, ये लोअर स्पाइन ही होती है, जिसे हम कहते हैं लो बैक पेन। लो बैक पेन इसी से आया हुआ है, लोअर स्पाइन से। कहाँ होता है वो दर्द और क्यों होता है? देखिए, ये तो एक मॉडल है। दर्द का रीज़न बैक पेन में शुरू होता है, अगर हम स्किन से शुरू होकर के बोन तक चलें या बोन से शुरू होकर के स्किन तक चलें, तो हर टिश्यू में दर्द के अलग अलग रीज़न होते हैं। बोन्स के अपने रीज़न होते हैं, डिस्क के अपने रीज़न होते हैं, उसके बीच में नर्व निकलती है, उसके अपने रीजन्स हैं, मसल्स होती है उसके ऊपर, उसके अपने रीजन्स हैं, जॉइंट बीच में आता है, उसके अपने रीज़न है, और सबसे ऊपर स्किन आती है, उसके अपने रीज़न है। तो हर चीज़, हर टिश्यू का अपना एक पेन का रीज़न हो सकता है। डिपेंड करता है कि डायग्नोसिस क्या होती है और पेशेंट को तकलीफ़ क्या है। बिल्कुल। फिर मुझे एक शेर याद आ रहा है, दिल जिगर के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। इतनी सारी वजहें दर्द की बताई गई, लेकिन अब मैं फिर एक बार लो बैक पेन पे फोकस करती हूँ। महिलाएं अक्सर इसकी शिकायत करती हैं, 30 की उम्र के आसपास शुरू होता है और फिर लंबे समय तक रहता है। कोई कॉमन कॉज है उसका, और क्यों इतना लो बैक पेन की शिकायत महिलाओं में ज़्यादा रहती है? देखिए, लो बैक पेन जैसा कि मैंने बताया किसी भी रीज़न से हो सकता है। तो आपने यंग फीमेल की बात की है। यंग फीमेल्स में पेन के सिर्फ 2-3 इम्पॉर्टेंट रीज़न हैं। एक कि यूजुअली देखा गया है बैक पेन उनमें कॉमन होता है जो थोड़ा फैटी होती हैं, जिनका वेट एवरेज से ज़्यादा होता है, और उनमें बैक पेन ज़्यादा होता है। और वो लोग, मेल फीमेल दोनों, जिनका एक्टिविटी लेवल कम होता है, जो बहुत एक्टिव लाइफ नहीं जीते हैं, उनमें बैक पेन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं एक्यूट बैक पेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्रॉनिक, लॉन्ग टर्म, सस्टेन्ड, स्लो, रोज़ बॉदर करता है, लेकिन ना आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ना वो बैक पेन ठीक होता है। तो जो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का बैक पेन होता है, जो कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, वो उसका रीज़न मेनली मस्कुलर होता है, इनएक्टिविटी होती है, लैक ऑफ विटामिन डी होता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज होती है, ये सारे रीजंस। मतलब ये वो दर्द है जो आता जाता रहता है, बना रहता है लंबे समय तक। ये हम जो स्पाइन का मॉडल देख रहे हैं, जिसे आमतौर पर लोग रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसमें ही अगर आपको ख्याल रखना हो कि ये सलामत रहे, तो इसके लिए क्या टिप्स हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अगर क्रॉनिक बैक पेन है, आप उसको बचाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। बचाने के लिए आपको एक्टिव लाइफस्टाइल जीनी चाहिए, फिजिकली फिट होना है, अपने वेट को कंट्रोल रखना है, एक्टिव रखना है। अगर ये काम आप करते हैं तो आपको 90% चांस है बैक पेन नहीं होगा। मैं यंग की बात बता रहा हूँ, मीन्स लेस देन 45-50।
की बात कर रहा हूँ, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। फीमेल्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होता है एज़ कम्पेयर टू जो एक सोशल स्ट्रक्चर है हमारी समाज का, उसमें महिलाएं घर से कम निकलती हैं, पुरुष ज़्यादा निकलते हैं, तो पुरुष की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए यूजुअली बैक पेन उनमें कम होता है। फीमेल्स जो होती हैं ज़्यादातर घरों में रहती हैं और बहुत एक्टिव नहीं होती हैं, इसलिए उनमें बैक पेन ज़्यादा होता है। दिस इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड रीज़न। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, साइकिल्स के दौरान कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी बैक पेन ऑफ एंड ऑन होता रहता है। ये कुछ रीजंस हैं वाई फीमेल्स में ज़्यादा होता है, वाई मेल्स में कम होता है। अब बात आती है कि एक्यूट बैक पेन, एक्यूट से शुरू करते हैं, वो किसी को भी हो, मेल फीमेल ओल्ड एज कोई भी एज हो, अचानक आ गया। आप सुबह अच्छा खासा काम कर रहे थे, अचानक किसी चीज़ के लिए मुड़े और बहुत दर्द आ गया, आप सामान उठाने के लिए कुछ झुके, बहुत सामान आ गया, बहुत तेज दर्द आया, या अचानक घर में कोई सामान आ गया और उसको शिफ्ट करना है और आपने जोर लगाया मेज को और आपको दर्द आ गया। ये जो एक्यूट पेन होता है, इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपने देखा हो, सुना होगा, हम गए और अटक गए, एकदम कमर अटक गई, यही कहते हुए मरीज जाता है, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता। उसका सिंपल सा इलाज है, उसको जिस पोजीशन में उस पर्सन को, उस पेशेंट को सबसे ज़्यादा आराम आ रहा है, उस पोजीशन में उसको लेटा दिया जाए। फिर कब तक लेटा रहे मरीज? 2 दिन लेटेगा, 90% दर्द खत्म हो जाएगा। मतलब लेटा ही रहे, सिर्फ लेटा रहे। अगर आपका बैक पेन बहुत ज़्यादा है तो आप टॉयलेट करने भी ना जाएं। अगर सीवियरिटी बहुत ज़्यादा है, टॉयलेट भी आप कुछ अरेंज करके आप बिस्तर पे करें, आपका 2 दिन में पेन 90% ख़त्म हो जाएगा। उसके साथ हर घर में कुछ ना कुछ पेन के लिए मेडिसिन होती है, कुछ पैरासीटामोल, वोवेरॉन, फ्लेक्सॉन, कॉम्बीफ्लेम, कुछ भी दवाएं जो भी घर में आपके अवेलेबल हो, दर्द की 2 दिन खाइए, 90% लोग ठीक हो जाएंगे। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं ऑर्थोपेडिक पेन में खासतौर पर लोग पेन किलर्स खाते हैं, तो क्या कोई भी मरीज पेन किलर खा सकता है या उसको अपनी बाकी कंडीशंस को देखते हुए पेन किलर चुनने चाहिए? देखिए, जो पेशेंट जिनका किडनी में प्रॉब्लम है, दी ओनली पेशेंट जिसको ध्यान रखना है, जिसका नोन केस ऑफ किडनी प्रॉब्लम है, यानी कि, और किडनी में भी सब कुछ नहीं देखना है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, एकदम नहीं। क्रिएटिनिन, यूरिया एंड क्रिएटिनिन मेन होते बहुत सारे हैं, बट पब्लिक यूरिया क्रिएटिनिन में यूरिया को भी नहीं देखना, आपको क्रिएटिनिन देखना है। जो भी लैब की वैल्यू है वो वेरी करती है, 0.9 से लेके 1.4 तक वेरी करती है नॉर्मल सी में। जिस लैब से आपने करा उसकी लैब में आप उसकी रेंज में हैं तो आप पेन किलर आराम से खा सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म सुपरवाइज कंट्रोल्ड फॉर्म में पेन किलर लेना आपके लिए बेनिफिशियल होता है, ना कि हार्मफुल होता है। लंबे समय तक लेना? लंबे समय तक आपको लेना है तो मेरा तरीका यह है कि जैसे आर्थराइटिस के पेशेंट हैं जिनको कि लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन खानी है, तो कोई ऐसा सेट प्रोटोकॉल तो नहीं है, पर मैं आइडेंटिफाई करता हूँ 5 मेडिसिन, और बहुत सारी मेडिसिन, किसी को पैरासीटामोल से फ़ायदा होता है, किसी को नहीं होता, किसी को वोवेरॉन से फ़ायदा होता है, किसी को नहीं होता, तो मैं 5-6 दवाओं का सेट मैं लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ। जैसे 5 दवाएं चूज़ कर ली जो आप खाती हैं, जिससे आपको दूंगा, आपसे कहूँगा कि हर दवा को अपना नंबर दीजिए, किसको 10 में से 5 नंबर, 10 में से 8 नंबर, 10 में से 9 नंबर, जिससे ज़्यादा मिला वो 3 दवा हमने चूज़ कर ली, और उन 3 दवाओं को आप 10 दिन ये वाली खाइए, अगले 10 दिन वो वाली खाइए, अगले 10 दिन वो वाली खाइए। तो अगर आप रोटेटिंग फॉर्म में पेन किलर खाएंगे इन केस ऑफ नीड, अगर आप नॉन आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, तो आपको किसी भी एक मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो बदलती जाएगी। बहुत सारी खाने से सबके साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो ड्यूरेशन बेस्ड ज़्यादा होता है। जो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट आते हैं, अगर किसी को किसी चीज़ से एलर्जी है, दैट इज़ द शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ साइड इफेक्ट, तो वो तो नहीं, क्योंकि अदरवाइज तो अगर हम पेन किलर, जिसको एक लेमैन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसके लिए पेन किलर मतलब गूगल किया पेन किलर तो वो मतलब अपने आप ड्रॉप कर देता है, और जबकि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन जब पेन किलर लिखता है तो वो पेन किलर नहीं लिख रहा होता है, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी लिखता है। हर पेन किलर का इफेक्ट होता है इन्फ्लेमेशन को कम करना। जब आदमी मेडिसिन खाता है तो सबसे पहले बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन का परसेप्शन टू द पेन कम हो जाता है, उसे लगता है आराम आ गया। तो जब ऐसे काम करती है, जबकि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आने में सॉफ्ट टिश्यू के लेवल पे 3 वीक्स का टाइम लगता है। पेन तो आपका परसों खत्म हो जाएगा आज आपने दवा शुरू की, क्योंकि बायोकेमिकल लेवल पे काम करता है, पर इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो आता है जिसमें सेल्स मूव करके इन्फ्लेमेशन करती हैं,
उसको हटाने के लिए मिनिमम टाइम ड्यूरेशन, जब आपको पता चलेगा कि कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आ रहा है, वो 3 वीक्स है, एक्सटेंडिंग अप टू 6 वीक्स अप टू 3 मंथ, डिपेंडिंग ऑन आपको प्रॉब्लम क्या है। यानी कि दर्द का एहसास तो बहुत जल्दी कम हो जाएगा, लेकिन असल में स्किन के सॉफ्ट टिश्यू के लेवल पर जाकर वो सूजन, जलन जो भी आपको हो रही है वो भी चली जाए, उसमें 3 से 6 हफ्ते लग सकते हैं। एक बार फिर से इस फैसिनेटिंग मॉडल पे आते हैं। लोग अक्सर बात करते हैं, ये इसमें मैं देख रही हूँ L2, L3, L4, हमें स्लिप डिस्क हो गया, हमारी ये वाली खिसक गई है। तो मरीजों के लिए क्या इसके कुछ मायने हैं, उनको ये समझना चाहिए? ये L3, L4 के क्या मायने हैं? क्या कोई ऐसी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है? ये मरीजों के लिए वही मायने हैं कि उनके घर में अगर 10 बच्चे हैं तो एक का नाम ABCDEFGH है, गुड्डू, पप्पू, मुन्नू, मुन्नी, उसी तरीके से ये नाम दिए गए हैं। सर्वाइकल स्पाइन की वर्टिब्रा होती हैं C7 तक, C1 to C7। उसके बाद थोरेसिक स्पाइन की आती है T1 to T12, जो हम इसमें देख T1 to T12, और फिर लंबर स्पाइन की L1 to L5 होती है, सैक्रम की S1 to S5 होती है, और नीचे कॉक्सिक्स होती है जिसको टेल बोन बोलते हैं, उसमें भी C1 to C5 तक होती है। इसके पप्पू और मुन्नी में से कौन इंपॉर्टेंट है? इसके पप्पू और मुन्नी को ध्यान नहीं देना चाहिए, अच्छा, क्योंकि ये आजकल MRI इतना कॉमन हो गया है कि MRI की रिपोर्ट, मरीज आता है कहता है कि मेरी L5 S1 में डस्क है ना? आपको कैसा लगता है जब मरीज बताता है L5 खिसक गई? उसमें मैं कहता हूँ कि आपको MRI का रिपोर्ट का इलाज कराना है या अपना। इसीलिए बहुत ज़्यादा गूगल नहीं करना चाहिए। आप कह भी चुके हैं कि गूगल जो है मरीजों का नुकसान ज़्यादा करता है। डॉक्टर की सलाह से चलेंगे तो बेहतर चलेंगे। देखिए, अब बताते हैं, 2 लेवल पे पेन ज़्यादा होता है, एक लंबर, एक सर्वाइकल। रीज़न बीइंग कि ये 2 एरिया जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है। गर्दन हम इधर घुमाते हैं, इधर घुमाते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, पूरे समय कंप्यूटर पे है, ऑफिस में है, लगे हुए हैं, तो गर्दन में मूवमेंट होता है। तो ये रीज़न होता है नेक पेन का कॉमन। एंड लंबर का होता है कि आप पूरे समय बैठे हुए हैं, इसी पे पूरा वेट है, आगे झुक के काम कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मूवमेंट भी इसी एरिया में होता है, इसलिए ये 2 एरिया में पेन ज़्यादा होता है। अब लंबर एरिया जो सबसे कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पेन होता है, उसमें आप देखिए ये जो L1, L2, L3, 4 ये आप जो MR में पढ़ते हैं वो इसी वर्टिब्रा की बात करते हैं। और जो डिस्क होती है, ये ब्लू कलर से जो दिखाई गई, ये डिस्क होती है बोन के बीच में, 2 वर्टिब्रा के बीच में, और ये शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करती है। जैसे अगर ये बोन है, बोन तो बेंड नहीं होगी ना, अगर आपको बेंड करना है तो क्या होगा, आप देखिए डिस्क प्रेस हो रही है, ये जब प्रेस होती तो आप आगे झुकते हैं, और जब ये आप प्रेस हुई तो आप देखिए इधर स्पेस हुआ, और यही टाइम होता है कि जब आप अचानक झुकते हैं तो यहाँ से इसके अंदर एक ये जो आउटर कवरिंग है, इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोप्सस, वो प्रोलैप्स करके अंदर की तरफ आ जाता है, जिसको डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। वो अगर सेंटर में आ जाता है तो आपको कमर में बहुत सीवियर दर्द होता है और दोनों पैरों में दर्द रेडिएट करता है। अगर वो सेंटर में यहाँ पे कहीं निकलती है डिस्क, अगर वो डिस्क राइट की तरफ निकलती है तो कमर का दर्द राइट में जाता है, वो लेफ्ट की तरफ निकलती है तो लेफ्ट जाता है। और ये डिस्क का पेन तभी माना जाता है आपको दर्द हुआ और वो कमर के दर्द से शुरू होकर के आपके पैरों में रेडिएट करने लगे, आपके पहले थाई में आए, बैक ऑफ थाई में आए, नी के पीछे जाए और टांगों तक जाए, और रेडिएशन हो, बर्निंग हो, टिंगलिंग हो, नमनेस हो, ये सब टिपिकल साइंस होते हैं डिस्क प्रोलैप्स के। और अगर आपको सिर्फ बैक पेन हुआ है जो रेडिएट नहीं कर रहा है तो आपको डिस्क नहीं है। आपके MRI में डिस्क आ सकती है, पर दैट डिस्क इज नॉट अ कॉज ऑफ पेन। आसान भाषा में हम ये समझ रहे हैं कि इस हिस्से का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, बेंडिंग ज़्यादा हो रही है, इसीलिए दर्द भी ज़्यादा हो रहा है। तो अब इसी से जुड़ा सवाल है कि इसको राहत देने के लिए क्या कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो लोग करें तो थोड़ा कमर दर्द में आराम रहे? अगर किसी को दर्द नहीं है, हमारे आपके जैसा फिट है और उसे प्रिवेंट करना है, तो प्रिवेंशन इज़ बेस्ट थिंग। और मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज़ अगर वो कर ले, सूर्य नमस्कार, सिर्फ सूर्य नमस्कार। ब्रेकफास्ट करने के पहले, सुबह फ्रेश हो, ब्रेकफास्ट करने के पहले 15 to 20 मिनट्स तक अगर सिर्फ सूर्य नमस्कार के 10 सेट कर लेता है तो मोर देन 90% बैक की प्रॉब्लम, थोरेक्स की प्रॉब्लम, नेक की प्रॉब्लम नहीं होंगी। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हमें बताया जाता है। और मुझे लगता है कि सभी लोग जो भी अपने बैक पेन को प्रिवेंट करना चाहते हैं उन्हें सूर्य नमस्कार करना चाहिए। आसानी से सब लोग सब काम के लिए गूगल करते हैं। सूर्य नमस्कार के लिए आप गूगल कर सकते हैं क्योंकि उसमें 12 स्टेप्स होते हैं, थोड़े दिन लगेंगे आपको याद करने में, उसके बाद आपको रट जाएगा।
गर्दन के दर्द की आपने बात की, क्योंकि वो भी हिस्सा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें राहत के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, गर्दन का दर्द, अगर आप सुबह सो के उठते हैं, आपको सुबह गर्दन में दर्द नहीं है, जैसे जैसे डे पास हो रहा है, सेकेंड हाफ 2, 3, 4 बजे तक आपको गर्दन में दर्द आ रहा है, और शाम तक जब तक आप घर पहुंचते हैं आपका गर्दन दर्द यहाँ नेक तक आकर के पूरे सर में दर्द हो रहा है, इट इज़ पेन ऑफ फटीग। अदरवाइज कोई और दूसरा रीज़न होता तो सुबह दर्द क्यों नहीं होता, दिन में दर्द क्यों नहीं होता? यानी कि जो सेकेंड हाफ द डे में पेन आता है, ऑलमोस्ट डेली आता है, हेडेक करता है, किसी दिन ज़्यादा होता है, किसी दिन कम होता है, पर होता है, वो फटीग का पेन है। आपकी मांसपेशियाँ स्कल थक गई हैं, यहाँ से कनेक्ट होकर शोल्डर तक जाती हैं, बैक में भी जाती है, तो ये बैक पेन यहाँ पे शुरू होकर के ऊपर नेक की तरफ जाता है और नीचे बैक, दोनों शोल्डर और मिड तक आता है। ये पेन फटीग का पेन होता है। इसके लिए करना चाहिए कि आपको आइसोमेट्रिक सर्वाइकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, गर्दन की एक्सरसाइज करनी चाहिए। फिट आदमी है तो शीर्षासन कर सकता है, पर मैं ये सबके लिए एडवाइस नहीं करता हूँ, मैं खुद कर सकता हूँ, करता हूँ, वो अलग की बात है, लेकिन शीर्षासन एक कंप्लीट अपने आप में है। लेकिन हाँ, आपको आइसोमेट्रिक सर्वाइकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, और उसका सिंपल सा तरीका ये है कि आपको गर्दन के मूवमेंट को रोकना है। गर्दन का मूवमेंट फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड होता है, साइड में होता है, राइट एंड लेफ्ट एंड रोटेट होता है। तो उसका तरीका ये है कि अपने दोनों हाथों को ऐसे लगाइए, सर के पीछे रखिए, गर्दन को सीधे रखना है, सर से पीछे धक्का दीजिए, हाथ से आगे धक्का दीजिए, टाइट करके रखिए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। एक दूसरे, आप मेरी गर्दन की मसल्स को देख रहे होंगे, वो थोड़ा टाइट हो रही होगी, और इसको रोक करके रखिए, जब तक आप रोक सके फिर छोड़ दें। फिर अपोजिट साइड में लाइक दिस, फिर राइट साइड में लाइक दिस। अब देखिए ये मसल टाइट हो रही है, लाइक दिस। और लास्ट जो हम लोग मिस करते हैं कि गर्दन रोटेट भी करती है, तो अपने हाथ को यहाँ फोरहेड पे लगाना है और गर्दन को रोटेट करने की कोशिश करनी है, और इस हाथ से रोकना लाइक दिस। यानी अगर हाथ छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। एक दूसरे को अपोज करना है, ऐसे और ऐसे। अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपका, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, आपको रेगुलर करना पड़ेगा। 3-4 हफ्ते करेंगे तो जो रूटीन पेन है वो कम हो जाएगा। दिस इज़ 1, 2। आपको, चूँकि आपका लाइफ स्टाइल ऐसा, आपके घर में एयर कंडीशन है, गाड़ी में एयर कंडीशन है, ऑफिस में एयर कंडीशन है, तो आपका विटामिन डी कम है, जिससे मांसपेशियों को उतनी ताकत नहीं मिलती, तो थक जाती हैं। तो अपने विटामिन डी को चेक कराइए, B12 को चेक कराइए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपका B12 कम होता है, क्योंकि B12 केवल एनिमल प्रोडक्ट से आता है। तो B12 को लीजिए, विटामिन डी को लीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारी लाइफ स्टाइल में आ गया है, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर एंड मोबाइल फ़ोन। जैसे बहुत सारे लोग, मोबाइल फ़ोन तो हम सब के लिए है, बट वो लोग जिनका कंप्यूटर पे जॉब है, उनका नॉर्मल तरीका ये होता है कि जैसे वो कंप्यूटर रखा हुआ है, कोई भी, यूजुअली आपने देखा होगा सबके ऑफिस में होता है, वो इस तरह से यूज़ करते हैं और पूरे समय ऐसे काम करते हैं। तो क्या होता है कि आप सुबह गए, आप फ्रेश हैं, आप काम कर रहे हैं, ठीक, ऐसे काम करते जा रहे हैं। ये आपका 10, 12, 15 किलो का हाथ राइट साइड में, 10, 12, 15 किलो का लेफ्ट साइड में हैंग करता है। कहाँ से? शोल्डर से, नेक से, थोरैक्स से। तो 15-15 किलो का हाथ बॉडी का हैंग कर रहा है और आप ऐसे काम कर रहे हो, तो सारा दर्द यहाँ से लेके फोरआर्म होते हुए गर्दन तक जाता है। ये कॉमनेस्ट कॉज है कंप्यूटर वालों का पेन का। उन्हें कुछ नहीं करना, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने कीबोर्ड को यूज़ करने का तरीका बदल दीजिए। नॉर्मली जब कोई भी कंप्यूटर का आदमी होता है, तो यूजुअली मैंने देखा, आप अपने लोग देखेंगे तो खुद रियलाइज़ करेंगे, वो कंप्यूटर पे काम करते हैं तो ऐसे काम करते हैं और एल्बो एंड शोल्डर ऐसे हैंग कर रहे होते हैं। नॉर्मली एक एडल्ट मेल का शोल्डर एंड आर्म का वेट करीब 12 से 15 किलो होता है। तो शाम तक आपने 30 किलो शोल्डर पे, नेक पे हैंग कर रखे हैं। इसके साथ साथ आप काम भी कर रहे हैं, आपकी उंगलियां चल रही हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक, तो गर्दन से लेकर के पूरे शाम तक आपको यहाँ तक दर्द है। आप दुखी हैं, कुछ नहीं करना जी, आप अपने कीबोर्ड को आगे पुश कीजिए। जैसे ये चेयर है तो ये दिक्कत होगी, आप अपनी चेयर को अप कीजिए, आपका एल्बो मेज के लेवल पे आए। अच्छा, और ये देना। इनको आप मेज पे रखिए और यूँ बैठ के कंप्यूटर पे आप 4 घंटे काम कीजिए। अब आपका आर्म लटक नहीं रहा है, आधा हो गया वेट, गायब हो गया। अब जो पेन होगा वो फटीग का पेन होगा, हैंगिंग का, एक्सर्शन का पेन नहीं होगा। ये एक सिंपल सा टिप है,
जो सारे कंप्यूटर वाले यूज़ कर सकते हैं। महीनों सालों से आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, कॉल सेंटर्स में काम करने वाले लोग, हो सकता है घंटों इस तरह का काम करते हो और रियलाइज़ भी ना कर रहे हो कि हमें ये दर्द लगातार क्यों हो रहा है। तो ये हमने कमर के दर्द को, गर्दन के दर्द को, आपका जो बॉडी पोस्चर है या जो लाइफस्टाइल है उसमें क्या क्या खामियां हैं उसके ज़रिए एड्रेस करने की कोशिश की है। अब आते हैं घुटनों के दर्द पर। उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे लोगों को घुटनों का दर्द सताता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आमतौर पर ये हम देख रहे हैं कि राइट नी से शुरू होता है। सबसे पहले तो इसकी क्या वजह है? ऐसा कोई स्टडी नहीं है कि राइट या लेफ्ट में ज़्यादा होता है, दोनों में बराबर होता है। अनटिल अनलेस किसी पर्सन को किसी एक साइड में कोई डिफॉर्मिटी ना हो, इट मे बी बिकॉज ऑफ इंजरी, इट मे बी बिकॉज ऑफ कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट। अगर आपकी लिम्ब लेंथ में प्रॉब्लम है, आपको किसी एक तरफ ट्रॉमा हुआ है, तो उस तरफ हो सकता है। राइट लेफ्ट जैसा कोई भी प्रोपेंसिटी नहीं है। किस उम्र में जाके घुटनों का दर्द परेशानी का कारण बनता है और डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत होती है? देखिए, कोई भी ट्रॉमा अगर है तो एज ग्रुप भूल जाइए, घुटने का इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि वो जॉइंट है, सबसे ज़्यादा वेट बेरिंग करता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। अगर आपने अपने माइनर नी इंजरी को भी इग्नोर किया तो आपको आर्थराइटिस जल्दी सेट इन होगी, जो आपको आगे दुखी करेगी। अच्छा, छोटे मोटे दर्द को भी इग्नोर नहीं करना। नी के पेन के लिए इंजरी की बात कर रहा हूँ, छोटा मोटा दर्द इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वो ट्रॉमा नहीं करेगा। आर्थराइटिस का पेन हो सकता है, वो दैट इज सेपरेट चैप्टर। नी पेन, अगर आपको इंजरी हुई और आपको पेन है जो 2-3 दिन से ज़्यादा है, तो यू शुड विजिट योर डॉक्टर। यंग मेल्स में जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, उनको नी में प्रॉब्लम हुई, खेलते हुए अचानक घुटना मुड़ गया, पर खेल रहे हैं, पर एक्टिव हैं, उसमें पता नहीं चला, घर चोट लगने के 1-1.5 घंटे में नी सूज गया, यानी कि आपको मेनिस्कस की इंजरी है। नी जॉइंट के अंदर मेनिस्कस होते हैं, उसकी इंजरी है। आपको चोट लगी, आपको अभी कुछ नहीं हुआ, 7-8 घंटे बाद रात में गए तो आपने देखा थोड़ा सूर्य स्वेलिंग आ रही है और चलने में दर्द आने लगा, अगले दिन सुबह, तो आपको ACL की इंजरी हो सकती है। अगर ऐसा है तो अपने डॉक्टर को दिखाइए, दिखा करके मेडिसिन लीजिए। MRI आजकल काफ़ी कॉमन हो गया है, तो लोग टेस्ट है वैसे, मैं तो आप मेरे को जानती हैं, अगर किसी को नी इंजरी है और वो वॉक कर रहा है बट उसको पेन किलर की ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्टर के पास जाए। उस समय MRI अनटिल अनलेस इट इज़ वेरी सीवियर, एक्यूट MRI की ज़रूरत नहीं है, तुरंत MRI की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक्सरे कीजिए, एक्सरे में नॉर्मल है तो MRI शुड डिले फॉर 3 वीक्स। रीज़न बीइंग कि सब जगह तो 3 टेस्ला मशीन नहीं है, छोटे सिटीज़ में आपका वीडियो तो सब जगह जाएगा। तो उस समय अगर आप लोअर क्वालिटी की MRI अवेलेबल है, उसमें करेंगे तो इमेज क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपके घुटने में ब्लड होगा, तो आपका आज भी पैसा खर्च होगा, 1 महीने बाद भी खर्च होगा, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आएगी डायग्नोसिस में। तो बेटर है, आपको नई इंजरी है, आप घुटने का एक्सरे कराइए, MRI 3 हफ्ते बाद कराइए, अगर आपको तकलीफ परसिस्ट करती है तब। तो पहले ही दिन अगर डॉक्टर साहब कह रहे हैं घुटने में दर्द है, MRI करा लो, तो दोबारा सोचने की ज़रूरत है। डॉक्टर भी बदल सकते हैं वैसे। नहीं डॉक्टर मैं मान के चलूँगा कि डॉक्टर है तो सही एडवाइस दे रहा होगा। अगर डॉक्टर कह रहा है कि करा लेना चाहिए तो करा लेना चाहिए। देखिए, ये अलग चैप्टर है कि पहले दिन जो MRI लिखते हैं डॉक्टर्स, और बहुत सारी लिखते हैं, वो कितनी जस्टिफाइड होती हैं, इस पर फिर कभी आएंगे। वो दूसरी चीज़ें हैं, बट मेरा यह है कि अगर आप नी का MRI करा रहे हैं और आप वॉक कर पा रहे हैं, रेगुलर चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मेडिसिन के साथ आप 3 हफ्ते तक वेट करें। 3 हफ्ते में अगर आप ठीक हो गए तो MRI की ज़रूरत ही नहीं, और अगर आप नहीं ठीक हो गए तो 3 हफ्ते बाद MRI कराइए। अगर उसमें ACL टीयर है तो आपको सर्जरी की ज़रूरत है, आपके मेनिस्कस टीयर है तो कुछ माइनर टीयर्स इग्नोर किए जा सकते हैं, मेजर टीयर को सर्जरी की ज़रूरत है। तो ये तो हुआ यंग एज का। अब बात आती है कि मिडिल एज, समय के साथ घुटनों में, समय के साथ, एज के साथ घुटने खराब होते हैं। तो जैसे हमारे पास स्पाइन का मॉडल है, वैसे हमने आपके लिए घुटनों का मॉडल भी रखा हुआ है। ये घुटने हैं, इसमें जो आप ब्लू कलर का कार्टिलेज देख रहे हैं, यही एज के साथ डैमेज होता है। जो वाइट दिख रहा है ये मेनिस्कस है, और ये जो आपको वाइट सा जिसके ऊपर ब्लू सा मार्क बनाया हुआ है ये ACL लिगामेंट है, और ये जो लिगामेंट है ये PCL लिगामेंट है। इधर साइड में मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, अंदर की तरफ ये लेटरल को, ये लिगामेंट 4। आसान भाषा में अगर हम कहें, जो उम्र और के साथ घुटनों में दर्द होता है तो हो क्या रहा होता है? उसमें ये जो ब्लू का कार्टिलेज होता है
वो इस तरह से डैमेज होने लगता है, अब रेड अच्छा, कार्टिलेज घिस जाता है। इसको बिल्कुल समझाने का तरीका ये है कि एक तरफ का घिसा, दोनों तरफ का घिसा, और आप चलते रहेंगे तो बाहर ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं। जैसे आप, अब तो नहीं, पहले घरों में चंदन घिसते थे, आप घिसते रहिए तो वो किनारे इकट्ठा होता रहता है। तो वो जब बिल्कुल वैसे ही होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। आपका कार्टिलेज चंदन जैसा है समझिए, यूं घिसते पर बहुत मजबूत है। इसको घिस करके किनारे आने में अगर आप ईमानदार हैं, आप फिट हैं, तो 70 से 80 साल लगेंगे। अगर आप अपने घुटनों का ख्याल रखते हैं, आप एक्टिव हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आप रेगुलर रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग करते हैं, तो 70-80 साल तक भगवान ने इतना बढ़िया चंदन दिया है। बहुत लोग सोचते हैं ज्यादा यूज करेंगे तो जल्दी घिस जाएंगे घुटने। मिसकंसेप्शन है, गलत है। यानी चलाते रहिए तभी चलेंगे घुटना। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिल्ली में है, दरियागंज में जाइए, आपको 35 साल की सवारी होगी और 75 साल का बाबा रिक्शा चलाते हुए नजर आ जाए। क्या विडंबना है, देखिए। वो घुटने उसके फिट इसलिए हैं क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, और वो 35 साल वाली बैठी हुई घुटने के दर्द के साथ होगा या होगी। तो वो जैसे चंदन इकट्ठा होता है साइड में, वैसे ये देखिए रफ सा एरिया इकट्ठा, इसको ऑस्टियोफाइट बोलते हैं। अगर ये सिचुएशन आ गई तो आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर आपकी इन दोनों के बीच में सिचुएशन है तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। मेडिसिन कुछ ऐसी है नहीं जो इसको स्टॉप कर सके, क्योंकि इट इज़ पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस। तो एज को आप कोई भी रोक नहीं सकते, पर कुछ सप्लीमेंट आते हैं एजिंग को छुपाने के। छुपाने के या डिले करने के वही बात हुई। जैसे हम डाई लगा लेते हैं, बाकी बहुत सारे कॉस्मेटिक चीज़ें यूज़ करते हैं। तो इन दोनों को इस स्टेज से इस स्टेज पहुंचने में अगर 3 साल 4 साल का समय लगता है, तो आप सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। अगर आपको बेनिफिट कर रहा है, आपको लगता है कि आपका पेन कम हुआ, तो आप उसको 3 साल का ड्यूरेशन 5 साल का हो सकता है, बट अल्टीमेटली आपको इस स्टेज में जाना पड़ेगा। सप्लीमेंट्स को लेकर अक्सर हमने देखा डॉक्टर्स की 2 थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं कि आप बस हेल्दी खाना खाइए, सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं करते। कुछ लोग कहते हैं नहीं, सप्लीमेंट्स खाने चाहिए, उससे फ़ायदा होता है। तो घुटनों के केस में हम सप्लीमेंट्स को किस तरह से देखें? देखिए, बड़े फिक्स हैं प्रोडक्ट्स। ग्लूकोसामिन, डायसरिन ने काफ़ी सालों से, मतलब जब से हम MBBS कर रहे थे तब से वो हैं। और तो उनकी कैल्शियम विटामिन डी का जॉइंट में बहुत ना के बराबर रोल है। फिर वो कहाँ काम कर रहा है? कैल्शियम और विटामिन डी काम करता है बोन्स पे, कैल्शियम और विटामिन डी काम करता है आपके मसल्स पे। जब ये दोनों फिट रहते हैं तो आपका जॉइंट भी फिट रहता है। जॉइंट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्लूकोसामिन, डायसरिन एंड इन सब का कॉम्बिनेशन। कुछ नए आए हैं जिनको कि स्टडी के साथ देखा गया है कि वो हेल्प करते हैं, मतलब वो डिले करते हैं। और इसमें मेरा तरीका ये है कि आप 3 महीने तक खाइए। 3 महीने में इफ़ यू फील यू आर इम्प्रूविंग तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो डिसकंटिन्यू कर दीजिए। ओके, फिर कब जाके और किस तरह के लोगों को जाके घुटने रिप्लेस कराने की ज़रूरत पड़ती है, यानी नए घुटने लगाने की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, अगर आपकी लाइफ स्टाइल आपके घुटने के दर्द की वजह से कंप्रोमाइज़ हो रही है, आप पहले एक्टिव थे, आप सबके इंटरव्यू ले रही हैं, आपने इंटरव्यू लेना कम कर दिया क्योंकि आपके घुटनों में दर्द आ रहा है। नहीं, अभी ऐसा नहीं है, मैं काम चल रहा है हमारा। तो मतलब आप अपने लाइफ स्टाइल को कंप्रोमाइज़ करने लगें, आप बाहर घूमने जाना अवॉइड करने लगें। आप पहले ज़मीन पे बैठ पाते थे, आप पहले भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ पाते थे, और अब आप नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो यू शुड विजिट योर डॉक्टर। एक्सरे करके देखा जाता है। एक्सरे में एक बड़ा कॉमन सा है, गैप बढ़ गया, गैप खत्म हो गया, ये बहुत ही कॉमन टर्मिनोलॉजी। गैप आ गया, गैप आता नहीं है, गैप जाता है। गैप जाता है। जैसे कि ये है, तो ये कार्टिलेज और ये मेनिस्कस लगभग नी में 2 बोन्स हैं, एक थाई बोन है, एक लेग बोन है। उसके बीच में मोटा मोटा मान लीजिए कि आपकी एक छोटी उंगली के बराबर का स्पेस होता है, ऐसे। ये स्पेस विद द टाइम कम होता जाता है। जब आप देखें तो बोन टकराने लगती है, तो बोन एक दूसरे को जब इस स्टेज में आती हैं तो ये सब खत्म हो जाता है और ये रब करने लगती हैं। जब ये रब करती हैं तो पेनफुल होता है, इसीलिए पेशेंट चलना अवॉइड करता है। जब वो चलना अवॉइड करता है तो 2 चीज़ें होती हैं, एक उसका वेट बढ़ता है,
फिर जब चलता है तो और दर्द होता है, दोहरी मुसीबत। दोहरी मुसीबत। तीसरा, जब वो बाहर नहीं निकलता तो सनलाइट नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है। तो ये कॉम्बो पैकेज आता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, और इसमें एक चीज और होती है कि नॉर्मली जब हम चलते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। जब हमारे घुटने खराब हो जाते हैं, यानी कि स्टेज लगभग ये या ये स्टेज के बीच में होता है, तो आदमी ऐसे चलता है। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में लोग वॉक करने जा रहे हैं, ऐसे चलते हैं। जिनको भी अक्सर बुजुर्ग ऐसे चलते हैं, ठीक। तो जब मरीज हमारी ओपीडी में आता है, अगर वो ऐसे चल रहा होता है तो हमें पता चल जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और हम कहते हैं कि घुटने खराब हैं, तो गुस्सा करता है कि आपने देखा ही नहीं, बिना देखे ही कह दिया, आपको कैसे पता। अब इसका एक और साइड प्रॉब्लम होती है, आप हर बार ऐसे चलते हैं तो क्या हो रहा है कि आपका स्पाइन हर बार ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे हो रहा है। अच्छा, ये घुटनों से स्पाइन में इसकी वजह से आपको स्पाइन में भी प्रॉब्लम आती है। इट इज बिकॉज ऑफ एक्सिस चेंज, क्योंकि बॉडी स्विंग कर रही है। तो जब वो अक्सर बुजुर्गों की वॉक को देखकर मजाक किया जाता है 75-76, तो उसका मतलब यही है कि 75-76 वालों के साथ तो ये ठीक है, लेकिन अगर 40-50 के मरीज भी 75-76 की चाल में चलने लगे तो ऐसे ऐसे, मतलब घुटने में प्रॉब्लम, तो घुटने में प्रॉब्लम है। किसको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है और किसको नहीं है? जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके एक्सरे में दोनों बोन एक दूसरे से टच कर रही हैं तो हालत बहुत खराब है। तो, और आप चल नहीं पा रहे हैं, आपका रिस्ट्रिक्शन हो रहा है, आपके मोबिलिटी कम हो गई है, तो आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। इसके पहले के स्टेज में सप्लीमेंट होते हैं, इसके पहले के इंजेक्शन स्टेज में इंजेक्शंस होते हैं, जिसमें दो तरह के इंजेक्शन होते हैं। एक एक्यूट पेन को कम करने के लिए स्टेरॉइड का इंजेक्शन देते हैं नी जॉइंट में, और एक होता है कि लॉन्गेविटी बनाए रखने के लिए सप्लीमेंट्स होते हैं, जिसको विस्को सप्लीमेंटेशन बोलते हैं, जो उसी तरह से काम करता है जैसे आपकी चलती हुई मर्सिडीज़ के अंदर इंजन ऑयल डालने का काम करता है। एक सवाल ये पूछते हैं, घुटनों के रिप्लेसमेंट के लिए भी कैसे आप तय करते हैं कि क्या लगाना है, कैसे रिप्लेस किए जाते हैं घुटने? बहुत ही पहली चीज़ तो ये कि एक टर्म जो था घुटने बदल, अरे हमारे घुटने ही बदल जाएंगे। अरे भाई, घुटने नहीं बदले जाते, आपका घुटना वही रहेगा। आपका घुटना वही रहेगा। होता क्या है कि जैसे कि ये रहा आपका घुटना, इस तरह से ये होता है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको डिफरेंट शेप में कट करते हैं। आपका ये घुटना था, ये रफ हो गया है, इसको हम जो रफ पोर्शन है इसको कट करके निकालते हैं। ये घुटने को जो रफ सरफेस उसको कट किया मशीन से, इसको हाथ से किया जाता है, इसको कंप्यूटर से किया जाता है, इसको आजकल रोबोट से करने का फैशन आ गया है, बट अल्टीमेटली होता यही, इस तरह से किया जाता है और इस तरह से किया जाता है। लिगामेंट साइड वाले वही रहते हैं। फिर एक कैप की तरह हम फीमर के कंपोनेंट को ऊपर लगा देते हैं और नीचे एक और प्लेटफॉर्म लगाते हैं, जिसमें ऊपर एक पॉलीथाइलिन लगा देते हैं, और ये ऐसा हो जाता है। तो वो जो रफ एरिया था वो सारा गायब हो गया। उसकी जगह कोशिश की गई है कि भगवान जैसा एक कार्टिलेज आर्टिफिशियल क्रिएट की जाए, और जब ये मूवमेंट होने लगता है तो पेन खत्म हो जाता है। कितने टाइम तक चल जाता है? आजकल जो इम्प्लांट आ रहे हैं, जैसे कि ये स्टेनलेस स्टील का इम्प्लांट है, आजकल कोटेड इम्प्लांट आते हैं, निकल कोबाल्ट क्रोम के ऊपर कोटिंग की जाती है, ऑक्सीनियम की कोटिंग की जाती है। जैसे ये इम्प्लांट है, आप देखिए, ये स्टेनलेस स्टील इम्प्लांट है, ये कोटेड इम्प्लांट ऑक्सीनियम इम्प्लांट है। इसी तरीके से येलो कोटिंग अगर होती है तो उसको गोल्ड इम्प्लांट कहते हैं। ये रिवीजन का इम्प्लांट है, इसको भी नहीं देखना है। तो इस तरह से कैप लगा दी जाती है, और नीचे की तरफ आपका ये प्लेटफॉर्म होता है इस तरह से, और इसके साथ आप ये लगा देते हैं। इस पूरे सेट को नी रिप्लेसमेंट कहा जाता है। ये सब लगता है उसमें? कितने समय तक चल जाएगा? अगर आप सारी एडवाइजेस फॉलो करते हैं तो 25-30, मतलब वेरी करता है। 0 डे मैं कहता हूँ, 0 डे से लेकर 30-35 साल तक चलता है, बशर्ते कि आप कितने ज़मीन पे ना बैठें, उगड़ू ना बैठें, पालथी ना लगाएं, फिजिकली फिट रहें, रोज़ वॉक करने जाएं, एक्सरसाइज करें, तो आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। तो ये अभी जो हमने आपको बताया, ये आपके
थोड़े बहुत कमर के दर्द की और घुटनों के दर्द की ABCD है, जिसको आपको समझ लेना चाहिए और ये भी समझ लेना चाहिए कि कब जाकर आपको डॉक्टरी मदद की, कब जाकर नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है और किस तरह आप अपनी बोन हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। आपके साथ हम फिर आएंगे और बहुत से सवाल हैं। ऑर्थोपेडिक्स की दुनिया बहुत बड़ी है और आपकी ज़िंदगी में भी बहुत से दर्द होंगे जिन्हें राहत की ज़रूरत होगी, तो राहत लेकर फिर आएंगे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।